हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू IIT आश्रम। आपने जो खोज का एग्ज़ाम दिया है उसके फिज़िक्स के सेक्शन के क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट जो है 12 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था एंड आई एम श्योर कि आपने टेस्ट बहुत अच्छे से दिया होगा। टेस्ट जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का था। शायद क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा हो सकता है, बट अदरवाइज़ इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे एंड आई एम प्रीटी श्योर सभी ने बहुत अच्छा किया होगा और इस चीज़ का आप अपने मार्क्स के थ्रू एडवांटेज लेंगे। एक बार आपके रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई आप किन प्राइजेस के लिए एलिजिबल हैं, कितने डिस्काउंट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप IIT आश्रम ज्वाइन करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा वंस द एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड आप आके सेंटर पे मिलें, बातचीत करें, देखिए आप कैश प्राइस के लिए एलिजिबल हैं या फीस वेवर के लिए एलिजिबल हैं। जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं उस बेनिफिट का आप फ़ायदा उठाएं। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो क्लास 6 के फिजिक्स सेक्शन के थे। 12 तारीख को जो टेस्ट हुआ अक्टूबर को उसका। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ था। इस डायग्राम में आपको बोला है कि ये एक इनकम्प्लीट सर्किट है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है यहाँ बैटरी है, बैटरी से कुछ वायर दिख रही है, बल्ब है, पर यहाँ पे A और B के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट था। अब क्वेश्चन क्या था? विच आइटम वुड अलाउ द बल्ब टू लाइट अप इफ इट वर यूज टू कनेक्ट पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A और B को अगर कनेक्ट कर दें तो सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ऑब्वियस था। तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं? तो ग्लास रॉड आपको पता है इज एन इंसुलेटर। तो ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो ग्लास जो है वो तो इंसुलेटर का काम करता है। प्लास्टिक भी जो है कॉम, वो भी क्या है? एक इंसुलेटर है। पेपर कप की बात करें तो ये भी इंसुलेटर है। तो इसमें से 3 ऑप्शन A, C और D तो आंसर नहीं हो सकते थे। तो आंसर क्या बचा? मेटल कॉइन। अब ये मेटल कॉइन जो भी मेटल हो या एलॉय से बना हो तो मेटल यूजुअली गुड कंडक्टर्स हैं, तो वो अपने थ्रू करंट पास करना अलाउ करते हैं। तो आपको सर्किट कंप्लीट करना है तो आपको ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसके थ्रू करंट पास हो सके, तो मेटल कॉइन ये पर्पस सॉल्व करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में कुछ स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या लिखा है। स्टेटमेंट 1 है लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा, लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल। अब हमें ये चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों गलत हैं, एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करें कि लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। ये जूनियर क्लासेस में तो हम पढ़ते ही हैं कि लाइट जो है इट एग्जिबिट्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तभी शैडोज का फॉर्मेशन, ये सब चीजें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, लाइट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है लाइट जैसे हमारे लिए अर्थ पे सन से आती है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में काफी सारी स्पेस ऐसी है जहां पे कुछ भी नहीं है, देयर इज वैक्यूम। तो ऑब्वियसली लाइट जो है उसके थ्रू भी पास कर रही है, तो इट डजंट रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, वो उसके बिना भी पास कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिए हैं फिर से 2 स्टेटमेंट्स और इनको एनालाइज करना है। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है परमानेंट मैग्नेट कैन नेवर लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा अगर आपने डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि आपने मैग्नेट्स यूज़ किए होंगे, है ना। काफ़ी आपने टॉयज़ में ऐसे ही रैंडमली मैग्नेट्स खरीदे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ या तो हो सकता है टॉयज़ बनाए हों, कुछ स्टिकिंग चीज़ों पे चिपकाने के लिए आपने कुछ चीज़ें बनाई हों, ऐसा कुछ, या मैग्नेट्स ऐसे ही खेलने के लिए यूज़ किए हों। तो परमानेंट मैग्नेट्स में आपने देखा होगा कई बार अगर कोई मैग्नेट गिर जाता है तो उसकी कई बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, या फिर गलती से कभी आपने किसी उसको हॉट ऑब्जेक्ट के आसपास रख दिया या उसको हीट कर दिया तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। तो परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो नेवर लूज देयर प्रॉपर्टी जो लिखा है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। दूसरा, 2 मैग्नेट शुड नेवर बी स्टोर्ड विद लाइक पोल्स अलोंगसाइड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे एक और चीज है कि मैग्नेट्स को स्टोर करने का भी प्रोविजन बताया जाता है। अगर आपने बुक्स पे जैसे पढ़ा होगा कहीं पे कि अगर मैग्नेट्स को हम स्टोर कर रहे हैं तो उनके बीच में हम कुछ मटेरियल रखते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल टाइप हो और उसके
पोल्स जो दो मैग्नेट्स को हम स्टोर कर रहे हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, वो लाइक पोल्स को साथ में नहीं रखा जाता। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट भी उस केस में आपका इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट आप देखते हैं, ऑन हीटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज, तो कैन वी से ये भी गलत है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मैग्नेट को जब हम हीट करते हैं और हीट करने पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे तो लिखा है उसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो दिस अगेन इज रॉन्ग। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एक हमें स्टेटमेंट दिख रहा है डी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो आंसर आपका हो गया डी ऑप्शन। एक्चुअली मैग्नेट्स को जब आप हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करते हैं उस टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट बोला जाता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, यूजुअली क्लास 12th वगैरह में आता है, बट ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो मटेरियल है जिसके अंदर जो डोमेन्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा उस टेम्परेचर पे पहुंचने पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है कि मैन जो है ही इज ड्राइविंग ए कार एंड ही कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालना था कि आदमी की स्पीड क्या रही होगी जो कार ड्राइव कर रहा है। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या ऐसा कहा जाए डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस कवर्ड हमें यहाँ दिया है 85 मीटर एंड टाइम टेकन जो है 25 सेकेंड्स आपको बोला है, तो डिवाइडेड बाई 25। तो 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 17 और नीचे बचेगा 5, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.4 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है इस केस में। तो आंसर आपका जो है वो है 3.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी कार की स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तो फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन था कि फोर्स के पास क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दोनों है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या ना मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन होता है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर, मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अगला क्वेश्चन है कौन से डायरेक्शन में करेगा या करेगा भी कि नहीं। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना अप्लाई किया, दूसरा फोर्स लगा कहाँ रहे हैं ताकि आप उसका डायरेक्शन बता पाएँ ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का। तो फोर्स के पास दोनों चीज़ें होती हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, एंड फोर्स जो है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है फेजेस ऑफ मून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि फेजेस ऑफ मून आर ऑब्जर्व बिकॉज, पहला द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो बेटा ये तो हमें पता है कि मून की विजिबिलिटी ही, अगर अर्थ पे हम उसको देख पा रहे हैं क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस है तो उसके ऊपर लाइट कहीं से आनी चाहिए, तो वो लाइट कहाँ से आती है, तो सन की आती है, तो मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ बोला है डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। अगला था सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाई सम पार्ट्स ऑफ द मून रीचेज द अर्थ, ये करेक्ट है कि मून जो है डिपेंडिंग ऑन उसकी पोजीशन कैसी है अर्थ और सन के रेस्पेक्ट में, तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या वो अर्थ तक आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो मून विजिबल होगा, अगर नहीं पहुंच रही है तो मून विजिबल नहीं होगा। द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, ये ऐसा हो सकता है लेकिन ये हमेशा नहीं होता, राइट। एंड फेजेस ऑफ मून डेफिनेटली शैडो की वजह से नहीं है। ओनली सम पार्ट ऑफ द मून कैन एमिट लाइट, एमिट लाइट बोल रहे हैं तो ये रॉन्ग है क्योंकि मून इज नॉन ल्यूमिनस, वो लाइट एमिट करता ही नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। तो आई होप ये सबको कॉन्सेप्ट पता है बेटा कि जैसे यहाँ पे आपकी अर्थ है ना, सन का यहाँ पे हो, अब मून अगर यहाँ पे है तो यहाँ से अगर लाइट इस पे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो हो सकता है वो इधर का ये रिफ्लेक्ट करे तो मून की जो लाइट है हम तक ना पहुँचे। अगर मून थोड़ा पीछे हो तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ सकती है।
अगर सामने आ जाए तो फिर बेटा उस केस में यहाँ का जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो अर्थ तक पहुंचेगी नहीं। तो रिलेटिव पोजीशन मून, अर्थ और सन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि मून आपको विजिबल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है बेटा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहां पे आपको दिया है द लेंथ ऑफ द शैडो विल बी लॉन्गेस्ट व्हेन। बेटा ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा सुबह के समय अगर आप जैसे स्कूल जाते हैं, है ना, तो जहां भी सन होता है उसके ऑपोजिट साइड शैडो बनती है और सुबह के टाइम पे शैडोज लंबी होती हैं। जैसे जैसे सन जो है ओवरहेड आता है आपकी शैडो का साइज कम होते जाता है और प्रिसाइसली जब 12 नून की अगर हम बात करें, दोपहर हो रही हो, तो शैडो का साइज मिनिमम रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। एंगल बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट इज 45 डिग्री। बेटा एक पर्टिकुलर एंगल पे तो शैडो लंबी होती है ऐसा नहीं है, इससे इनफैक्ट और नीचे अगर हो जाएगा लेस देन 45 तो शैडो और लंबी होती जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अगले वाले केस में अगर हम देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट एंड द शैडो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला केस ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, और ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से अगर सनलाइट आएगी तो आपकी शैडो प्रैक्टिकली बनेगी ही नहीं। आपको लॉन्गेस्ट चाहिए था तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर अगला देखते हैं, एंगल बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द शैडो इज 60। तो जैसे हमने कहा कि ये पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं है बेटा, एंगल इनफैक्ट कम होते जाने चाहिए। अगर एंगल कम होंगे, मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि सपोज सन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये आपका ग्राउंड है, तो यहाँ से अगर सनलाइट आएगी तो इतनी लंबी शैडो बन सकती है। और सन अगर थोड़ा और नीचे आ जाए तो शैडो की लेंथ और बढ़ेगी। सन अगर ऊपर आएगा तो शैडो की लेंथ कम होती जाएगी। ये मैं आपको एक अलग कलर से यहाँ पे शैडो आपको दिखा रहा हूँ कि अब अगर यहाँ से आ रही है तो शैडो की लेंथ छोटी होगी। तो जैसे जैसे सन राइज करेगा, ठीक है, इनफैक्ट मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा और दोपहर पहुँचते पहुँचते शैडो की लेंथ कम होती जाएगी। फिर जब सन दूसरी तरफ मूव करेगा तो शैडो दूसरी तरफ बनना चालू होगी और उसकी लेंथ फिर बढ़ेगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे था फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। अब यहाँ पे ये रे पे एरो कुछ यहाँ पे है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो लाइन बनी है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये नॉर्मल है, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है। आपका सरफेस ऑफ मिरर से एंगल 35 डिग्री दिया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो ये अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आंसर आपका आएगा 55 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेटा सबको समझ में आया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दिया था, पर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता थी कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर इंसिडेंट रे का एंगल सरफेस के साथ दिया, उसको हम ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा है व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड एज ए फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो बेटा आजकल तो बल्ब आपको ज़्यादा ये देखने में मिलते नहीं हैं, जिनको हम इनकैंडेसेंट लैम्प्स बोलते हैं। पुराने ज़माने के जो बल्ब अगर आपने ध्यान दिए हो तो उसके अंदर एक फिलामेंट दिखता था, एक ग्लास का एनवलप होता था, ठीक है, इस ग्लास के एनवलप के अंदर कुछ ऐसा फिलामेंट होता था। तो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। तो क्वेश्चन है क्यों बना होता है? तो पहला है इट इज़ नॉन ल्यूमिनस। तो ये तो बेटा गलत है। नॉन ल्यूमिनस हो सकता है जब तक उसके थ्रू करंट पास नहीं कर रहा, या बहुत ही कम करंट पास कर रहा है ताकि वो इतना हीट ही नहीं हुआ कि लाइट एमिट करे। बट जब उसके प्रॉपर आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, पूरा करंट पास करेगा, तो बेटा वो हीट होने लगेगा और हीट होने की वजह से वो लाइट एमिट करता है। तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा सॉफ्ट मेटल है, ऐसा भी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं यूज़ करते हैं। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज करेक्ट।
उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो होता क्या है, जब करंट उसके थ्रू पास होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो बेटा काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेल्ट हो जाए, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट डिजायर्ड है। और जब उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा तो वो लाइट एमिट करेगा। तो आपका आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली ये तो ऑपोजिट था, तो आंसर इज सी, डी आंसर नहीं हो सकता था। चलिए हम आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स सेक्शन फॉर क्लास 6। तो 6th का जो 10th क्वेश्चन था वो ये है कि डिस्टेंस ये हमेशा क्या है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बेटा इसमें आंसर पहली बार, डिस्टेंस जो है एक हमेशा बढ़ता रहता है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस का वर्ड आप जीरो बोलोगे, पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट लिया है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो तो नहीं होगा एंड नेगेटिव होता ही नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बताते हैं। आप जैसे स्कूटर लेके चलें, कहीं पे भी घूमें, लेफ्ट टर्न लें, राइट लें, गोल गोल चक्कर मारते रहें, आपकी जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो हमेशा बढ़ती रहती है। वो आपको क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपका आंसर आएगा बेटा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हम आते हैं बेटा इस फिजिक्स सेक्शन के एंड पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने टेस्ट बहुत अच्छा किया होगा। अगर आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दूसरा एक ऑप्शन है कि हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हैं, आप सेंटर पे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। तो टेस्ट का एक बार रिजल्ट्स आ जाते हैं तो रिजल्ट्स को अपने देख के आप कांटेक्ट करें, अपने बेनिफिट्स वगैरह जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं वो आके बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाएं। चलिए, थैंक यू।